फिलहाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं और क्या कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में हम लोग अर्थशास्त्र विषय का एक इम्पॉर्टेंट भाग आप सभी के साथ आज शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने आप सभी के साथ भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अब अर्थशास्त्र के इम्पॉर्टेंट अध्यायों को पढ़ना शुरू किया है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर आप सभी के साथ शुरू कर रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है खाद्य सुरक्षा। ठीक है, और इस चैप्टर का आप और हम क्या कर रहे हैं बच्चों? लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर का कोई भी भाग नहीं किया है। क्यों ना सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के साथ डिस्कस कर लें कि ये वर्ड खाद्य है क्या? ठीक है, क्या है बच्चों? ये खाद्य वर्ड क्या है? देखिए, वो वस्तुएं, वो चीजें जिनको आप और हम क्या करते हैं बच्चों? अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को आप लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको आप लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वजह है, क्या कारण है कि हमें अपने इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करने की आवश्यकता हो रही है? क्या हमारे पास उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं है? क्या हमारे पास खाने वाली ये जो चीजें हैं, आपका भुट्टा हुआ, चना हुआ, ज्वार हुआ, मकई हुआ, अलग अलग ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, क्या ये हमारे पास असीमित मात्रा में नहीं है? क्या ये बहुत कम मात्रा में है? जी नहीं। हमारे पास मौजूद जितने भी ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हैं और अगर हमने इनका सही तौर पर प्रयोग नहीं किया तो हमारी मानव सभ्यता के सामने जीवन के अस्तित्व की समस्या खड़ी हो सकती है। तो हम लोग अपनी आज की क्लास में और इसके साथ ही जो आने वाली क्लासेस होंगी इस चैप्टर से संबंधित, उसके अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि खाद्य की जो हमारी चीजें होती हैं, खाने पीने की ये जो हमारी चीजें होती हैं, इनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, इनके संरक्षण के क्या फायदे होते हैं, अगर हमने इनसे संबंधित चीजों का संरक्षण नहीं किया तो क्या क्या समस्याएं हमारे समक्ष हो सकती हैं, उन सभी चीजों को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब ये डिस्कशन कर लेते हैं कि आज की क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। हमारी आज की क्लास, जैसे आप सभी को पता है, कि पूर्णतः संबंधित है खाद्य सुरक्षा से। यानी कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, खाद्य सुरक्षा अगर नहीं होगी तो उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और खाद्य सुरक्षा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिरूप को भी हम लोग अपनी आने वाली क्लास में जानेंगे। अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, कोशिश करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। अपनी आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए जी, बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में आप और मैं किस चीज का अध्ययन करेंगे। हमारी आज की क्लास में खाद्य सुरक्षा का मतलब, ये खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, हम लोग ये जानेंगे। ठीक है जी, खाद्य सुरक्षा है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसको बहुत ही सीधे सरल तौर पर आप सभी के सामने हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे खाद्य सुरक्षा की जरूरत। भाई, आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसी बात को हम लोग आप सभी के साथ अपनी आने वाली क्लास में करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे किस बारे में? अकाल के बारे में। अकाल क्या होता है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस वर्ड को जरूर पढ़ा होगा। अकाल आ गया था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। ये अकाल क्या होता है, अकाल से क्या तात्पर्य है, अकाल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, अकाल के आ जाने से मानव के अस्तित्व पर क्या खतरा आ सकता है, इन सभी बातों को देखेंगे। क्या भारत के अंदर कभी अकाल आया है? क्या भारत के अंदर कभी खाद्यान्न की क्या हुई है बच्चों, कमी हुई है? उन सभी बातों को हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे कहा जा रहा है खाद्य असुरक्षा, कि अगर आपका खाना या फिर खाने पीने के जो पदार्थ हैं, खाने पीने की जो आपकी वस्तुएं हैं, अगर ये असुरक्षित हो गई, ये कम हो गई, तो इससे क्या समस्या खड़ी हो सकती है,
उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर दी पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स होंगे जो हम अपनी आने वाली क्लास यानी कि आज ही की इस क्लास में आप सभी के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद अकाल से क्या तात्पर्य है, क्या भारत में कभी अकाल आया है, अकाल और खाद्य सुरक्षा में क्या संबंध है ये जानेंगे। और उसके बाद अगर देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न की असुरक्षा हो गई, तो उसके क्या परिणाम पड़ सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करें उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि आप सभी बच्चे हमारी आज की इस क्लास के लिए पूर्णतः तैयार हों। आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल जरूर होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको कक्ष के अंदर बताई जाएं, आप सभी बच्चे उसे पूरे ध्यान और लगन के साथ सीखने को तत्पर हों। चलिए जी, अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल मौजूद है और आप सभी बच्चे हमारी क्लास को करने, समझने और पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और सबसे पहले यही समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा का मतलब या फिर आप कहें कि इसका अर्थ क्या होता है। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि लोगों के पास हमेशा भोजन उपलब्ध होना हमारे देश के अंदर, और उसी के साथ साथ क्या है बच्चों, दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए बच्चों, उन सभी लोगों के पास खाने की पूरी क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास खाना ना पहुंचे और खाने की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। ये मानव सभ्यता पर एक इंसान पर क्या है बच्चों, इतना तो अधिकार है कि वो दूसरों के लिए क्या करे, इतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन का प्रबंध करे कि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से, सुखमय तरीके से बिता सके। सीधे सरल तौर पर आपने और मैंने अभी अभी ये समझा कि खाद्यान्न का सुरक्षा का मतलब क्या होता है। खाद्यान्न सुरक्षा का मतलब है कि आप क्या करेंगे बच्चों, कि आपके देश के अंदर जितने लोग हैं उनके पास हमेशा भोजन हो, यानी कि जब भी वो खाना खाना चाहते हैं उनके पास खाने की उपलब्धता हो। ऐसा नहीं हो कि उनके पास खाने के ऑप्शंस ना हो, खाने की उपलब्धता ना हो। तो खाने की उपलब्धता ही क्या कहलाती है, भोजन की उपलब्धता ही, आप इसको ही क्या कहते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा कहते हैं। देखिए क्या है बच्चों, खाद्यान्न सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। जब हम खाद्यान्न सुरक्षा को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका ये जो खाद्यान्न सुरक्षा है, दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहीं ना कहीं टिका होता है। कौन से हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है खाद्य की उपलब्धता। खाद्य का मतलब क्या है, कि खाने वाले पदार्थ की उपलब्धता। इसका आकलन इस बात से लगाया जाता है कि देश में कुल कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें अपने देश के अंदर मौजूद जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं, उन सब तक खाना पहुंचाना है और इस खाने की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। ऐसा नहीं हो कि हमारे देश के अंदर कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाए, उसे खाना ना मिले और वो बीमार होकर क्या कर दे, अपने प्राण त्याग दे। तो कुछ इस प्रकार का, कुछ ऐसे प्रतिरूप होने चाहिए, कुछ ऐसे आसान वे होने चाहिए, तरीके होने चाहिए, जिससे देश के अंदर मौजूद जो हमारा हर एक व्यक्ति है उस तक खाना पहुंचे और ये जो आपका खाना है क्या है बच्चों, इसकी उपलब्धता बनी रहे। और खाने की उपलब्धता कैसी होगी भैया, देश में जितनी जनसंख्या है, देश की जनसंख्या के अनुरूप ही क्या हो बच्चों, देश के अंदर उत्पादन हो। मान लो देश के अंदर क्या है बच्चों, 100 करोड़ लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमें इतना उत्पादन करना चाहिए कि हमारे ये जो 100 करोड़ लोग हैं इनका पेट तो भर सके, इनके समक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या तो ना आ सके। ठीक है, कितना खाद्य निर्यात हुआ और सरकारी भंडारों में पिछले वर्षों का स्टॉक कितना है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इतनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए कि हम अपने देश का तो क्या करें, अपने देश के नागरिकों का पेट भरें। अपितु अगर हम चाहें, अगर हमने ज्यादा उत्पादन किया है तो हम इसे निर्यात भी कर सकते हैं, पड़ोसी देशों को दे सकते हैं, जरूरतमंद देशों को दे सकते हैं, अपने खाद्यान्न से उत्पादन भी कर सकते हैं, अपने खाद्यान्न से व्यापार भी कर सकते हैं। और जब हम खाद्यान्न का व्यापार करेंगे तो उससे दो चीजें होंगी, जिस देश के पास खाने की कमी है उनको अनाज मिल जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पैसा आ जाएगा, हम व्यापार कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए बच्चों, देश की सरकारों को सारा का सारा जो आपका अनाज है, मान लीजिए हमारे देश में 100 करोड़ जनसंख्या है और हमने क्या करा, हमने 200 करोड़ जनसंख्या का अनाज इस साल में उगा लिया।
तो हम क्या करेंगे, 100 करोड़ तो अपनी जनता के लिए हमने रख लिया, क्या हम पूरा का पूरा 100 करोड़ जो बचा है उसको दूसरे देश को दे देंगे? नहीं, हमें उसका कुछ अपने देश के भंडारणों में भी रखना होगा आने वाली समस्या के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि देश में किसी कारणवश अनाज ना उगे, कोई महामारी आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए, तो देश के अंदर हमें क्या करना होता है, स्टॉक में रखना होता है, अनाज को इकट्ठा कर कर भी रखना होता है, क्योंकि जब कभी भविष्य में आवश्यकता पड़े तो हम उस सरकारी स्टॉक से, वो जो हमारे जमा भंडारण केंद्र होते हैं, उन जमा भंडारण केंद्र से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने अनाज को ले सकते हैं। तो अब तक आपने सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा के अर्थ को पढ़ा कि लोगों तक खाने की उपलब्धता कराना, लोगों तक खाने की उपस्थिति कराना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। और खाद्य सुरक्षा का सबसे पहला आयाम या फिर पहला भाग होता है खाद्य की उपलब्धता। खाद्य की उपलब्धता देश के क्या है बच्चों, जनसंख्या पर निर्भर करती है कि देश में जितनी जनसंख्या है उतना ही आपको उत्पादन करना है, या फिर उससे अधिक उत्पादन आप कर रहे हैं तो उस उत्पादन को आप निर्यात कर सकते हैं, भेज सकते हैं दूसरे देशों पर, और कुछ जो आपका उत्पादन है जो ज्यादा हुआ है उसको आप लोग भविष्य के लिए संभाल कर भी सरकारी भंडारणों में आपको रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। दूसरा है, पहला आपने क्या रखा, खाद्य की उपलब्धता, कि आपके देश के अंदर क्या हो, खाद्य पूरे तौर पर मौजूद हो, हम इतना उत्पादन करें जितना हमारे देश की जनसंख्या है या फिर उससे ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम हो। अब अगर आपने क्या करा, देश के अंदर 100 करोड़ जनसंख्या है और आपने क्या करा, आपने 100 करोड़ जनसंख्या के लिए खाने को पैदा कर लिया, अनाज, चावल, गेहूं, हमारे पास इतनी फसलें हैं कि जो 100 करोड़ जनसंख्या के पेट को भर सकती हैं। क्या इस भर से हम अपने देश के नागरिकों की भूख को मिटा सकते हैं? नहीं। खाने की उपलब्धि तो एक बात है, खाने को खाने वालों तक पहुंचाना भी क्या है बच्चों, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहला हो कि देश के अंदर खाने की कमी ना हो, जितने नागरिक हों उतना अनाज या फिर उससे ज्यादा अनाज तो होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि आपको अपने लोगों तक उस खाने को पहुंचाना है। अगर कोई व्यक्ति लद्दाख में बैठा है, अगर कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में बैठा है, अगर कोई व्यक्ति पोरबंदर में है, कोई व्यक्ति असम में है, भारत की किसी भी दिशा में हो, तो आपको उन तक क्या करना है, अनाज को पहुंचाना है, खाने को पहुंचाना है। तो आपने देखा कि खाद्य सुरक्षा का ये जो दूसरा आयाम है, ये आपको बताता है कि खाने की कमी तो नहीं होने देनी है, उसी के साथ साथ जो भी अनाज पैदा हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, इस अनाज को, इस उत्पादन को जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन तक खाना पहुंचाना चाहिए उन तक खाना पहुंचाना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि खाद्य की क्या हो बच्चों, पहुंच हर व्यक्ति तक हो, हर व्यक्ति तक आसानी से क्या हो सके, उसे खाने पीने की वस्तुएं मिल सके, खाद्यान्न की व्यवस्था हो सके, खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा वर्ड है सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, देखिए सामर्थ्य का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के पास क्या हो, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पोषक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए हो। आपको देश के अंदर लोगों को इतना सामर्थ्य भी करना होगा। सामर्थ्य का मतलब क्या है कि इतना डिपेंडेंट बनाना होगा, इस तरीके से उनको इतना क्या कर देना होगा बच्चों, अपने आप उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना देना होगा कि वो किसी पर निर्भर नहीं हो, वो इतना कमा सके, आत्मनिर्भर हो सके। सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ कि वो आत्मनिर्भर हो सके, स्वयं इतना पैसा कमा सकें कि वो अनाज को खरीद सकें और अनाज को खरीदने के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो आपको जब हम लोग बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में, तो खाद्य सुरक्षा का सबसे पहला बिंदु होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने देश के अंदर खाने की और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का ध्यान रखना है। अनाज की कमी ना हो, खाने पीने की कमी ना हो, जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा मात्रा में हमें उत्पादन करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर जितना भी उत्पादन हुआ है उसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाना हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, चाहे वो देश के किसी भी शहर, राज्य, गांव या फिर जिले के अंदर उपस्थित हो। और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप लोग अपने देश के नागरिकों तक खाना पहुंचाने की इस स्कीम को रखते हैं, तो आपके देश के नागरिक सामर्थ्य वाले भी होने चाहिए, यानी कि आत्म केंद्रित हो, आत्मनिर्भर हो, वो इतना क्या कर सकें, इतने समर्थ हो कि वो खाने पीने की चीजों को स्वयं खरीद सकें। उनके पास कम से कम इतना पैसा तो हो कि वो क्या कर सकें बच्चों, स्वयं खाने पीने की चीजों को खरीद सकें। अच्छा, इतना अगर पैसा लोगों के पास होगा, क्या होगा, कम से कम वो इतना पैसा तो कमाए जिससे वो अपनी पोषक तत्वों को, आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। जितनी मात्रा में उनके शरीर को वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उन सभी चीजों को क्या कर सके व्यक्ति, इतना कमाए कि वो अपने शरीर को इन सभी चीजों की आवश्यकता की पूर्ति करा सके।
बढ़ते हैं आगे। आप क्या देखिए बच्चों, यदि कोई आदमी केवल चावल या गेहूं खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन दाल, सब्जी या मांस, मछली नहीं खरीद सकता, तो उसके पास क्या है बच्चों, सामर्थ्य का अभाव है। अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो चावल और गेहूं ही खरीद पा रहा है, वो क्या नहीं कर पा रहा, वो सब्जी दाल नहीं खरीद पा रहा। अगर मांसाहारी है तो मांस मछली नहीं खरीद पा रहा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या हम उस व्यक्ति को सामर्थ्य वाला व्यक्ति कह सकते हैं? नहीं, हम उस व्यक्ति को सामर्थ्य वाला व्यक्ति नहीं कह सकते। उस व्यक्ति के पास क्या है बच्चों, उस व्यक्ति के पास अनाज की उपलब्धता तो है, देश की सरकार अनाज की उपलब्धता तो करे, लेकिन क्या करे, वो देश के लोगों को काम दे। क्या दे बच्चों, वो देश के लोगों को काम दे, ताकि इस काम के बाद उन्हें पैसा मिले, और पैसे की प्राप्ति के बाद वो क्या कर सकें, कम से कम अपने लिए जितने आवश्यकता है उन्हें खाने की, वो उतने आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब आप अपने देश के अंदर खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो उत्पादन हो, हर व्यक्ति तक खाना पहुंचे, और तीसरी चीज, देश के नागरिक सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर हो, वो उनको किसी के सामर्थ्य, उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत ना हो। देश की सरकारें बस काम दे दें, वो काम करके पैसा कमाएं, और उस पैसे के बाद वो अपने खाद्य पदार्थों की, अपनी खाने पीने की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सकें। बढ़ते हैं आगे, और आप सभी के साथ अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह हुई कि हमें खाद्य सुरक्षा की जरूरत पड़ी। अब जितनी मात्रा में हम उत्पादन करना चाहें उत्पादन करें, अब ये कम करें या ज्यादा करें, उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर देश की जनसंख्या 100 करोड़ है और हमने अगर 50 करोड़ की जनसंख्या के लिए ही खाने का उत्पादन किया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, फर्क पड़ता है। देश की आधी जनसंख्या भूखी रह जाएगी। जब देश की आधी जनसंख्या भूखी रहेगी तो वो काम नहीं कर पाएगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देश की हर सरकार का ये लक्ष्य होता है कि वो अपने देश के नागरिकों को पूर्णतः अच्छा और स्वस्थ भोजन प्रोवाइड कराए। चलिए जी, अब इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि खाद्य आपका क्या है बच्चों, सुरक्षा की जरूरत आखिर होती क्यों है। आप देखिए कि खाद्य सुरक्षा की जरूरत के लिए कई उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये जो हमारी खाद्य सुरक्षा है, इसके कई उद्देश्य हैं, इसके कई लक्ष्य हैं, इसके कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक एक कर कर हम लोग हर एक उद्देश्य को आप सभी के सामने रखते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति का क्या हो बच्चों, पेट भूखा नहीं सहे। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। ये एक देश के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक ऐसे देश के लिए जब जिसका गठन किया गया था तो ये बताया गया था कि ये देश सभी को साथ लेके चलेगा, सबका साथ सबका विकास करेगा। अगर आजादी के 75 साल से भी ज्यादा हो जाने के बाद अगर देश के अंदर कोई व्यक्ति, चाहे वो गांव के अंदर हो, चाहे वो शहर के अंदर हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे वो पर्वत में हो या फिर पठार में हो, चाहे वो नदी के किनारे हो या फिर समुद्र के किनारे, हर व्यक्ति का पेट भरना चाहिए। वरना तो ये हमारे देश के लिए क्या होगी बच्चों, शर्म की बात होगी। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहला जो उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा का, कि हमें खाद्य सुरक्षा क्यों करनी है। खाद्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो देश के हमारे लोग हैं उनमें से किसी को भी क्या हो बच्चों, खाली पेट नहीं सोना चाहिए। उन सभी के अंदर इतनी पर्याप्त मात्रा में उन्होंने भोजन किया हो कि वो अच्छे तरीके से क्या कर सकें बच्चों, आराम कर सकें और अपना जीवन सुखमय तरीके से बिता सकें। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य क्या है बच्चों आपका, खाद्य सुरक्षा का दूसरा उद्देश्य ये है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इतना अधिशेष खाद्य रहना चाहिए कि क्या हो, ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को समुचित मात्रा में खाद्य की आपूर्ति करा सके। देखिए, आपको पता है कि हमारा देश क्या था बच्चों, हमारा देश क्या, दुनिया के सभी देश क्या हुए थे बच्चों, वर्ष 2020 में क्या हुआ था, एक महामारी ने भारत के अंदर आगमन किया था। क्या कहा जाता है उसे, कोरोना, ठीक है। और इस कोरोना की वजह से क्या हुआ था बच्चों, पूरे देश के जो हमारे कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, ऑफिस थे, यहाँ तक कि जो हमारे खेती के काम करने वाले लोग थे, हर चीज समाप्त हो गई। अब जो देश की गरीब जनता थी, अमीरों लोगों के पास क्या था, उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में अनाज था, उन्होंने तो अपने घरों में खाने को स्टोर कर लिया। लेकिन जो हमारे देश की गरीब जनसंख्या है, हमारे देश की मध्य वर्गीय जनसंख्या है, उनके सामने अनाज की समस्या खड़ी हो गई। अगर देश की सरकार ने
पहले से ही अनाज को सुरक्षित रखकर नहीं रखा होता, अगर हमने सरकारी भंडारणों को सुरक्षित नहीं रखा होता, अगर हमारे बफर स्टॉक यानी कि जो जमा भंडारण केंद्र होते हैं वहां पर गेहूं चावल नहीं होते, तो क्या हम लोग कोरोना महामारी के अंदर इतनी बड़ी जंग को हरा पाते? हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या के सामने क्या था बच्चों? पेट भरने के लिए खाना नहीं था। तो देश की सरकारों ने क्या करा था बच्चों? देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप देखें, जो हमारे गरीब लोग थे उन तक खाना प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की थी। और ये कैसे हो पाया था? हम कैसे ऐसा कर पाए थे? क्योंकि हमने पहले से ही आपदा के लिए, प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या है? प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि देश में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ सकती है। महामारी आ गई, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, किसी और प्रकार की कोई और समस्या आ जाए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ये खाद्य सुरक्षा इसीलिए की जाती है कि जब भी किसी भी ऐसी समस्या आ जाए जिसके अंदर मानव क्या हो जाए बच्चों? मानव एकदम से असहाय हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास खाद्यान्न की उपस्थिति होगी, अगर हमारे पास खाने की उपलब्धता होगी, तो मनुष्य अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकता है। अगर खाना ही नहीं होगा तो हम लोग दोबारा अपना जीवन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो सीधे सरल तौर पर आपने देखा कि जब हम लोग बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की, तो इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी व्यक्ति खाली पेट नहीं सोए, और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा, चाहे वो महामारी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो, इससे प्रभावित हो जाने के बाद देश की जो कोई भी हमारी जनसंख्या है, कोई भी समुदाय है, कोई भी क्षेत्र है, क्या हो बच्चों? उनके पास खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये खाने की कमी कैसे दूर होगी? अगर हम लोग खाद्य सुरक्षा करेंगे, अगर हम लोग अपने खाद्यान्नों को बचाएंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। चलिए जी, अब आगे की कहानी इसी से संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड आप सभी के सामने रखा जा रहा है जिसे कहा जाता है अकाल। क्या कहा जाता है बच्चों? अकाल। इंग्लिश में कहते हैं फेमाइन। अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल एक बहुत ही क्या है बच्चों? दिल दहला देने वाली घटना है। अकाल के अंदर बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर क्या होता है? लोग अपना जीवन त्याग देते हैं। लाखों लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं, हजारों लोग क्या हो जाते हैं बच्चों? समाप्त हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है? क्या कोई महामारी आती है? क्या कोई बाढ़ आती है? क्या कोई भूकंप आता है? क्या कोई सुनामी आती है? क्या भूस्खलन होता है? इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता। अकाल का तात्पर्य है कि खाना ही समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अकाल का तात्पर्य क्या है? देखिए, जब भूखमरी के कारण, भूखमरी का मतलब क्या है? कि पेट भरने के लिए जितना खाना चाहिए उतना खाना ही नहीं मिल रहा, आप क्या हो जाए? आप भूखे मरने लगे। जब भूखमरी के कारण या फिर क्या होता है, मजबूरी में लोग क्या करते हैं बच्चों? दूषित जल पीते हैं या फिर सड़े हुए भोजन को खाते हैं, और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी को अकाल कहते हैं। क्या दुनिया ने अकालों को देखा है? क्या देश भारत ने कभी किसी अकाल का फेस किया है? कभी किसी अकाल को देखा है या फिर क्या करा है बच्चों? इसका अनुभव किया है? आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश भी एक भयंकर अकाल को देख चुका है। आजादी से पहले की बात है, 1943 का समय था, और भारत का बंगाल जो क्षेत्र है वहां पर इतिहास का सबसे भीषण अकाल आया था। क्या आया था बच्चों? इतिहास का सबसे भीषण अकाल। यानी कि खेती नहीं हो पाई थी, बारिश नहीं हुई थी। उस समय की जो अंग्रेजी सरकार थी उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल बेकार थी। जो हमारे अनाज थे वो बिल्कुल समाप्त हो गए थे। सरकार ने अनाज को सुरक्षित नहीं रखा था। उससे क्या हुआ था? उससे कुछ घटना हुई थी। जी हाँ, बहुत बड़ी घटना हुई थी। ऐसी घटना हुई थी, आप सभी देख लीजिए बच्चों। ये कौन है? ये भारत के लोग हैं। साल 1943, 1943, ठीक है, हमारे ही देश के नागरिक हैं ये। आजादी से कुछ ही समय पहले की बात है, ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। और ये जो लोग इस हालत में थे, बंगाल के अंदर ना तो खाने के लिए कुछ था, ना तो पीने के लिए कुछ था। बारिश पूर्णतः नहीं हुई थी। लाखों लाख जो लोग थे वो इस अवस्था में क्या हो गए थे बच्चों? घर में भूखे मर गए थे। इसी को अकाल कहा गया। तो जब देश के अंदर आपने क्या देखा बच्चों? भूखमरी होती है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, लोगों ने सड़ा गला खाना खाया, जो मिल सका उसे खाया, लेकिन आखिर में वो खाना भी समाप्त हो गया। पीने का पानी नहीं था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी भी समाप्त होता गया, नदियां सूख गईं, बारिशें नहीं हुई, और इसी कारण क्या हुआ बच्चों? देश के अंदर अकाल हुआ। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अकाल 1943 में आया। और इस अकाल के बाद जब भारत आजाद होता है तो हमारे नेताओं को पता था कि हमने
उस खतरनाक माहौल को देखा था, जब देश के अंदर ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वो स्वयं खड़े भी नहीं हो सकते थे। आप देख सकते हैं, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बुजुर्ग यहाँ बैठा है, एक महिला यहाँ बच्ची बैठी है और एक बच्ची यहाँ बैठी है। कितने कमजोर हो गए हैं ये लोग। क्यों हुए? इनके कमजोर होने का कारण यही है कि देश के अंदर अकाल था, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। अगर कोरोना काल के अंदर भी देश के पास खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं होती, क्या पता ऐसी स्थिति इस समय भी दिख सकती थी। तो क्या रहा बच्चों, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इस काल में बंगाल में लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 1 लाख, 2 लाख, 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और अंग्रेजी साम्राज्य की ये सबसे शर्मनाक घटना थी कि अंग्रेज क्या कर पाए थे बच्चों, उन्होंने भारत के अंदर खेती पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, भारत के अंदर खाद्यान्न पर कोई भी सुरक्षा नहीं दी। अंग्रेज तो भारत के अंदर खेती कराते और उसे बाहर बेच देते, भारत के लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा नहीं थी। और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत देश के जो लोग थे अपने ही देश के अंदर मौजूद जो फसल थी उसका प्रयोग नहीं कर पाए और वो भूखे मरे। आगे की घटनाक्रम को देखते हैं। कई लोगों का ये मानना था, ठीक है बच्चों, कई लोगों का ये मानना था कि जो खाद्यान्न की कमी के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। बहुत से जो विद्वान हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो नेता हैं, उनका ये मानना था जो बंगाल के अंदर लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग मरे 1943 के हमारे अकाल में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था बच्चों कि यहाँ पर खाद्यान्न की कमी थी। यानी कि यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था थी ना, वो ही कम थी। अनाज कम पैदा हो रहा था, धान कम था, गेहूं कम था, चावल कम थे, तो इन सभी चीजों की कमी थी। लेकिन एक डाटा क्या है बच्चों? डाटा का मतलब क्या होता है? डाटे का मतलब होता है कुछ आंकड़े। कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि 1938 से लेकर 1945 के दौरान धान का उत्पादन लगभग एक समान था। ऐसा नहीं था कि बंगाल राज्य के अंदर चीजें एकदम से समाप्त हो गई थी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। धान का उत्पादन हो रहा था, यानी कि चावल का उत्पादन हो रहा था और समान मात्रा में हो रहा था। जितनी जनसंख्या थी उसके पर्याप्त हम लोग उत्पादन कर पा रहे थे। फिर अकाल क्यों आया? अकाल इस वजह से आया था, क्या था बच्चों? अकाल इस वजह से आया था क्योंकि हमने क्या करा था बच्चों? हमने पहुंच की कमी हो गई थी। हम हर व्यक्ति तक खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे। देश के अंदर जो बंगाल राज्य था वहां पर जो इतिहास का सबसे भीषण अकाल आपने देखा, ये जो भीषण अकाल आया था, ये क्यों आया था कि जितना अनाज हमारे पास उपस्थित था उतना अनाज तो था, लेकिन बंगाल के हर व्यक्ति विशेष तक हम लोग खाने को नहीं पहुंचा पा रहे थे। और आपको पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की, तो खाद्य सुरक्षा इस बात की पूरी पूरी गारंटी देता है कि आपको क्या करना है, आपको खाने की उपलब्धता रखनी है। देश में जितनी जनसंख्या है उतना तो आपको या फिर उससे ज्यादा उत्पादन करना है, और उस उत्पादन को क्या करना है, उस उत्पादन को देश की हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो जो बंगाल के अंदर अकाल आया उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अनाज की उपस्थिति थी, जितनी मात्रा में आवश्यकता होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में थी, अपितु हम हर व्यक्ति तक खाना नहीं पहुंचा पाए। और इसी कारण आपने क्या देखा, और उसी कारण आपने देखा कि देश के अंदर कुछ ऐसी स्थिति आपको दिखती है। अब बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जब देश के अंदर कुछ ऐसा स्वरूप दिखा, जब देश के अंदर एक इतना अकाल वाली स्थिति दिखी, तो जब हमारा देश आजाद होता है, देश के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, तो देश के नेताओं ने यह सीख लिया था कि हमें अपने देश के अंदर अकाल वाली स्थिति नहीं आने देनी है। देश के नागरिकों को खाद्यान्न की उपलब्धता करनी होगी। देश के अंदर हमें जितने लोग हैं उतनी मात्रा में अनाज पैदा करना होगा और हर व्यक्ति तक अनाज को पहुंचाना होगा। अगर हम इस तरीके से चीजों को करेंगे तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा, अपितु देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बात करते हैं खाद्य असुरक्षा के बारे में। अब ये खाद्य असुरक्षा क्या है? देखिए, खाद्य असुरक्षा से क्या होता है बच्चों, सबसे अधिक पीड़ित होने वाले लोग, यानी कि अगर देश के अंदर खाने पीने की चीजें समाप्त हो जाएं, अनाज ना मिले, खाने की वस्तुएं ना मिले, चावल समाप्त हो जाए, आप चने का उपयोग करना चाहें, चना ना मिले, जो खाने पीने की आपकी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, अगर उनकी उपस्थिति समाप्त हो जाए, उसी को हम लोग खाद्य असुरक्षा कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर देश के अंदर खाद्य असुरक्षा आ जाए, चीजों की कमी हो जाए, खाने पीने की जो हमारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनमें कमी आ जाए, तो सबसे ज्यादा लोग कौन प्रभावित होते हैं? क्या अमीर लोगों को फर्क पड़ता है? क्या जो हमारे संपन्न लोग होते हैं उन्हें फर्क पड़ता है? नहीं,
उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले हमारे देश की जनसंख्या होती है, उनमें मुख्य तौर पर हमारे भूमिहीन गरीब लोग होते हैं, जो परंपरागत दस्तकार होते हैं, जो हाथ से चीजों को बनाते हैं, जो छोटी मोटे काम करते हैं, जो बेसहारा लोग होते हैं, अर्थात हमारा गरीब, किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिलाएं, विकलांग लोग जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए क्या हो जाता है बच्चों, उनके लिए खाने की कमी हो जाना बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर देश के अंदर खाद्य असुरक्षा हो जाएगी, देश के अंदर अगर खाना नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित समूह होता है देश का, वो हमारे गरीब लोग, मजदूर, किसान, हमारे वो लोग जो छोटा मोटा काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनका जीवन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, प्रभावित होता है। और शहरी इलाकों में जो कम मेहनताना, यानी कि जो आपके दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो एक एक दिन पे काम करते हैं और हर दिन के बाद उनको पैसा मिलता है, उनके लिए भी क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से खाद्यान्न की कमी हो जाना उनके जीवन पर भी क्या कर देगा, अंकुश लगा सकता है, उनका जीवन भी नहीं बच सकता। और अगर क्या हुआ, जो मौसमी काम करते हैं, जो मौसम के हिसाब से काम करते हैं, 5 महीने इनको काम मिलता है, 5 महीने इनको काम नहीं मिलता, इस प्रकार के लोगों के लिए भी क्या होगा बच्चों, खाद्य सुरक्षा की समस्या हो गई। अगर देश में खाने की समस्या कम हो, खाना कम हो गया, खाद्य असुरक्षा हो गई, तो इन लोगों के लिए जीवन जीना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। जो हमारे सीधे साधारण काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा, जब देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी, सबसे ज्यादा लोग कौन प्रभावित हुए थे? यही लोग तो थे जो लाइनों में लगे थे, जो खाना खाने की प्राप्ति कर रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई भी और रिसोर्स नहीं होता, कोई भी और संसाधन नहीं होता। बढ़ते हैं आगे और आप सभी के साथ और महत्वपूर्ण बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। यदि भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों को देखें, अगर हम देश के अंदर हमारे अलग अलग सामाजिक समूहों को देखें, चाहे भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, तो हम क्या पाते हैं कि हमारे देश के अंदर जो अनुसूचित जाति है और उसी के साथ साथ क्या है, जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, या फिर वो लोग जो भूमिहीन है, या फिर जो गरीब लोग हैं, उनके पास बहुत कम जमीन होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे आदिवासी लोगों के पास जमीनें कहाँ हैं? वो तो जंगलों में रहते हैं और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, जो समाज के अंदर निम्न जाति के तौर पर माने जाते हैं। वैसे वास्तविकता में ऐसा है नहीं, हम सब समान ही हैं, लेकिन जो समाज के अंदर निम्न जाति के लोग माने जाते हैं, इनका शुरू से ही शोषण होता आ रहा है। और आप देखते हैं कि इसी कारण ये लोग, जमीन इनके पास है नहीं, ज्यादा मात्रा में है नहीं, और ये क्या है, ये गरीब हैं। और ऐसे लोगों पर भी क्या होता है बच्चों, खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा उठ जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सुरक्षा क्या होता है बच्चों, आपको इन्हीं लोगों पर दिखती है। जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, उनके ऊपर खाद्यान्न की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। जो लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, आपने देखा था जब कोरोना आया था, तो जब कोरोना आया था तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, देश के अंदर हर प्रकार की चीज समाप्त हो गई थी, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, दुकानें बंद, बाजार बंद, सामान लेने जाओ कोई सामान देने को तैयार नहीं है, अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, हर चीज शटडाउन कर दी गई थी, हर चीज लॉकडाउन कर दी गई थी। जब देश के अंदर इस प्रकार की खाद्यान्न की कमी हुई थी, तो उस समय लोगों ने क्या करा था, जो लोग शहरों में काम के लिए आए थे, उन्होंने क्या करा था बच्चों, उन्होंने पलायन किया था। याद है ना आपको? जी हाँ। तो जो लोग काम की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, जो गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, और जब शहरों के अंदर भी खाने की समस्या हो जाती है, खाद्य सुरक्षा हो जाती है, तो उनके जीवन पर भी खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या है बच्चों, जो आपकी महिलाएं होती हैं, अगर आपकी क्या हो जाए बच्चों, महिलाएं हैं और अगर वो गर्भवती हैं, और अगर किसी ऐसी स्थिति में किसी गरीब महिला जो गर्भवती है, उनके सामने खाद्यान्न की समस्या आ जाए, तो उस महिला के लिए और उसकी कोख में जो पलने वाला बच्चा है, उसके लिए भी क्या हो जाता है बच्चों, अपने जीवन को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं, वो ये है बीमारू राज्य। एक इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में पूछा जाता रहा है कि बीमारू राज्य कौन है। भारत के अंदर बीमारू राज्य हमारा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। ठीक है, क्या है बच्चों, यहाँ के इन राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं, इन राज्यों को हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से राजस्थान को भी बीमारू राज्य कहा गया है, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें, तो जो हमारा राजस्थान है, उसको बीमारू राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। बीमारे राज्य का मतलब क्या होता है, बीमारू राज्य का मतलब है कि इन राज्यों की जो जनसंख्या है, आधे से अधिक जो जनसंख्या है, यानी कि लगभग 60% जनसंख्या इन राज्यों की कैसी है, खाद्य सुरक्षा से प्रभावित है, यानी कि इन राज्यों के अंदर खाने की समस्या है।
तो भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को आप हटा दें क्योंकि वर्तमान स्वरूप में ये बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है। इन राज्यों के अंदर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की अगर आप आबादी को देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाता है, खाद्य असुरक्षा है। यानी कि जितने लोग हैं उतनी मात्रा में आपको क्या दिखता है, उत्पादन नहीं दिखता। भुखमरी ना केवल गरीबी की निशानी है, यहाँ पर लोगों के पास पेट भरने को उचित मात्रा में संसाधन नहीं है, यहाँ पर आपको गरीबी भी बहुत बड़ी मात्रा में दिखती है। लोगों के पास काम नहीं है, लोग क्या रहते हैं, काम करते हैं कृषि वाला, और अधिकतर कृषि वाले काम करने की वजह से वो 5 महीने काम करते हैं और 5 महीने बेरोजगार रहते हैं। इसी वजह से लोगों के समक्ष क्या रहता है, जब उनके पास काम नहीं होता, कोई व्यक्ति भूखा क्यों रहेगा, कोई व्यक्ति भूखा क्यों रहेगा, क्योंकि उसके पास काम नहीं है, क्योंकि वो बेरोजगार है। अगर किसी व्यक्ति को काम मिले, अगर वो सामर्थ्य को प्राप्त करे, अगर वो आत्म केंद्रित हो, तो क्या होगा बच्चों, अगर वो आत्मनिर्भर बन जाए, उसके पास काम हो, तो वो भूखा थोड़ी मरेगा, है ना। उसके पास क्या होगा बच्चों, अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज होगा, उपस्थिति होगी, तो उनके सामने खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जो लोग बहुत कम कमाते हैं, जिन लोगों की तनख्वाह बहुत कम होती है, और अधिकतर क्या होते हैं, वही समस्या क्या होते हैं, भूमि के, वो भुखमरी के शिकार होते हैं। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आय बहुत कम है, जो साधारण काम करने वाले हमारे लोग हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, वही अधिकतर क्या होते हैं बच्चों, भूखे समस्या को, क्या होते हैं, भुखमरी की समस्या को देखते हैं। और उनमें क्या दिखता है बच्चों, उनमें दीर्घकालिक भुखमरी देखने को मिलती है, यानी कि लंबे समय तक, क्योंकि उनकी आय कम है। जब आय कम होती है तो वो ज्यादा खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और लंबे समय तक उनके समक्ष भूखमरी की व्यवस्था रहती है। मौसमी भुखमरी क्या होती है बच्चों, मौसमी भुखमरी होती है कि अक्सर आपके कृषि के कारण, जो आपकी कृषि होती है उसके कारण आपको मौसमी भुखमरी दिखती है, और जो आपके कई जो भूमिहीन किसान होते हैं उनके समक्ष भी आपको मौसमी भुखमरी दिखती है कि जब जब उत्पादन हुआ, जब जब पैसा आया तो आपने खाना खा लिया, जब आपके पास काम नहीं है, जब आप बेरोजगार हैं, तो आप खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, आप खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने मौसमी भुखमरी कहा। अगर हम देखें क्या है बच्चों, शहरी इलाकों में जिन लोगों को मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, उन्हें मौसमी भूखमरी से भी जूझना पड़ता है। शहरों के अंदर भी आपको क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो मौसम आधारित होते हैं, जैसे छाता बनाना। अब भाई ये छाता कब बिकेगा, छाता तब बिकेगा जब बारिश का मौसम होगा या फिर जब बहुत ज्यादा धूप होगी, है ना। सर्दी के मौसम में छाता नहीं बिकेगा। अब जब छाता नहीं बिकता तो ये व्यक्ति बेरोजगार रहता है, और जब ये व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो इसके सामने भुखमरी की समस्या कहीं ना कहीं आ सकती है। तो मुख्य तौर पर जिन लोगों की आय कम है, जो ग्रामीण तौर पर कम मात्रा में कमाते हैं, जिनके पास क्या होता है, जो एक लिमिटेड अवसर तक कमाते हैं, अधिकतर समय तक बेरोजगार रहते हैं, उन्हीं के समक्ष आप देख पाते हैं क्या है बच्चों की भुखमरी की समस्या उन्हीं के समक्ष दिखती है। तो अधिक आय होगी तो आप ज्यादा लंबे समय तक चीजों को कमा पाएंगे और एक अच्छे तौर पर अपने जीवन को सही तौर पर प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये तो हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इंपॉर्टेंट कहानी, आज की क्लास के चैप्टर के इंपॉर्टेंट बिंदुओं को रखा। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कशन करते हैं आज की क्लास का 1 मिनट रिवीजन। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हमने खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, इसे जाना। फिर हम लोगों ने समझा कि खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों है, और उसी के साथ फिर हम लोगों ने अकाल से क्या तात्पर्य है, अकाल हमारे देश को कैसे प्रभावित करता है, इसको जाना। और खाद्य सुरक्षा से कौन लोग प्रभावित होते हैं, इसको जाना। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि देश के अंदर क्या करना बच्चों, इतनी मात्रा में चीजों का उत्पादन करना खाने पीने का कि जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा उत्पादन करना और इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगी तो हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो सभी का क्या है बच्चों, हमारा जो समाज है वो पिछड़ जाएगा। हमारा देश अकाल से प्रभावित रहा था, और आप लोगों ने क्या देखा बच्चों, अकाल जो था देश के अंदर 1943 में आया था, और इसके कहां पर आया था, बंगाल में आया था। और इसके पीछे कारण क्या था कि जितना उत्पादन था उतना उत्पादन तो हुआ था, अपितु हमने लोगों तक उसको नहीं पहुंचा पाए थे, और इसकी वजह से 30 लाख लोगों की आवश्यकता हुई थी, 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर क्या किया गया, जब भारत आजाद हुआ तो खाद्य सुरक्षा की कोशिश की गई कि उत्पादन अच्छी मात्रा में हो और देश के हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाया जाए। अगर उत्पादन सही मात्रा में होगा तो किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं होगी। मगर मान लो कि देश में अगर किसी प्रकार की खाद्य की असुरक्षा हो जाए, खाने की कमी हो जाए, तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं, हमारा जो गरीब समाज होता है, हमारे जो भूमिहीन लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। और इनको अगर हमें प्रभावित होने से बचाना है तो अनाज उन तक सही मात्रा में पहुंचाना होगा। तो यही हमारा आज की क्लास का क्या रहा बच्चों, 1 मिनट रिविजन रहा।
चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे और डिस्कशन कर लेते हैं आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास का पहला सवाल है कि मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है। बढ़ते हैं आगे। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है। बढ़ते हैं आगे। 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहां पड़ा था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार या फिर तमिलनाडु। चलिए, तो ये तो हमने आप सभी के साथ क्या करा बच्चों, आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस किए। एक एक कर इनका आंसर्स देख लेते हैं, इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल रहा कि मौसमी भूख मुख्य तौर पर किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको मुख्य तौर पर मौसमी भूख दिखती है। मौसम के अनुरूप जब लोगों के पास काम नहीं होता तो वो बेरोजगार होते हैं और बेरोजगारी की यही अवस्था उनको लेके चली जाती है भूखमरी की ओर। देश के अंदर सबसे ज्यादा वो लोग कौन खाद्य से असुरक्षित होते हैं, जिनके पास खाने की कमी से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर देश में अनाज की कमी हो जाए, कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं आपको पता है। जिनके पास जमीन नहीं होती, भूमिहर श्रमिक, जिनके भूमिहीन हमारे मजदूर, वो लोग जो पारंपरिक हाथ से काम करते हैं या फिर छोटे मोटे कारगर, पर अनपढ़ लोग और भुखारी लोग। इसका मतलब देश के ये सभी लोग क्या होते हैं, अनाज की कमी हो जाने से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये खाद्य असुरक्षित वर्ग है हमारे देश का। आगे बढ़ते हैं कि साल 1943 में भारत में सबसे बड़ा अकाल कहां पर आया था। आप सभी को पता है बच्चों, बंगाल में आया था। लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं आगे और आप सभी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इन होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब ये डिस्कशन करते हैं कि अगली क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। अपनी अगली क्लास में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। हमारा कौन सा, हमारा ये जो खाद्य सुरक्षा का अध्याय है, इसे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर हम लोग हरित क्रांति का प्रभाव, बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली क्या होती है, इसको आप सभी के सामने रखेंगे। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे हैं, आज आप सभी बच्चों को हमारी आज की क्लास आई होगी पसंद। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का